कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। रजनीश अपने गांव में रहकर बिजली मरम्मत का काम करता था और मोटर भी बनाता था। उसके इलाके के ज्यादातर किसान बिजली बोर्ड के बजाय उस पर ज्यादा भरोसा करते थे। इसलिए दूर दूर तक के गांवों में जब किसी के घर की बिजली या ट्यूबवेल का मोटर खराब होता, लोग बिजली बोर्ड में शिकायत करने के बजाय रजनीश को ले जाकर अपना काम करवाना ज्यादा बेहतर समझते थे। एक तो उससे उनका समय बच जाता था, दूसरे रजनीश की भी रोजी रोटी अच्छे से चल रही थी। एक शाम जब रजनीश अपने निश्चित समय पर घर नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, क्योंकि उसका मोबाइल बंद बता रहा था। जब रात 10 बजे तब भी वह घर नहीं लौटा तो उसके घर वाले परेशान हो उठे। रजनीश का मोबाइल बंद था, इसलिए बात नहीं हो पा रही थी। उसकी पत्नी रेशमी, बड़ा भाई राजेश तथा गांव के कुछ अन्य लोग उसकी तलाश में निकल पड़े। अगले दिन किसी ने बताया कि पास के गांव में ट्यूबवेल की हौदी में रजनीश की लाश पड़ी है। लाश पड़ी होने की सूचना मिलने पर गांव के सरपंच, उसकी पत्नी, भाई और गांव के कुछ लोग वहां जा पहुंचे। वहां एक ट्यूबवेल की पानी की हौदी में रजनीश की लाश पड़ी थी। उसके सिर पर और पैर पर मामूली चोटों के निशान थे। लाश को ट्रैक्टर की ट्रॉली पर लादकर उसके गांव लाया गया। रजनीश के पास अपना मोटरसाइकिल था, जिससे वह गांव-गांव जाकर लोगों का बिजली का काम करता था। काफी तलाशने पर भी उसकी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली। यही नहीं, उसके औजार और मोबाइल फोन भी नहीं मिला। बहरहाल गांव आकर जब घर और घर वालों ने कहा कि यह साफ साफ हत्या का मामला लगता है, इसलिए उसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए, तो उसकी पत्नी रेशमी ने रोते हुए स्पष्ट कहा कि वह इस बात की सूचना पुलिस को कतई नहीं देना चाहती, क्योंकि पुलिस को सूचना दी गई है तो वह लाश के कब्जे में अपना पोस्टमार्टम कराएगी। वह नहीं चाहती कि मरने के बाद उसके पति की लाश को काट चीर कर दुर्दशा की जाए। रजनीश के बड़े भाई राजेश, सरपंच ने रोशनी को काफी समझाया कि पोस्टमार्टम होने के पता चल जाएगा कि रजनीश की मौत क्यों और कैसे हुई, लेकिन रेशमी अपनी बात पर अड़ी रही। उसका कहना था कि रजनीश की मौत बिजली का करंट लगने से हुई होगी, इसलिए पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। सरपंच ही नहीं, घर तथा गांव वाले लोग कहते रह गए, लेकिन रेशमी ने किसी की ना सुनी। मजबूर होकर गांव वालों ने पुलिस को सूचित किए बगैर ही रजनीश का अंतिम संस्कार करा दिया। रेशमी ने जिद करके पति का अंतिम संस्कार भले ही करा दिया, लेकिन रजनीश के बड़े भाई राजेश के मन में हर समय यह बात घूमा करती थी कि आखिर रेशमी ने रजनीश की लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराने दिया। यह एक ऐसा संदेह था जो उसे किसी भी तरह से चैन नहीं लेने दे रहा था। रजनीश के अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी हो गईं, तो रेशमी अपने मायके चली गई। इसके बाद तो वह पूरी तरह से आजाद हो गई। जब मन होता रेशमी कभी भी कहीं आने जाने लगी। उसने पति की मौत का दुख ना था और ना अपने बच्चों की कोई परवाह रह गई थी। यह सब देखकर राजेश को और ज्यादा दुख होता। जब नहीं रहा गया तो उन्होंने सरपंच के साथ मिलकर निजी तौर पर रेशमी के बारे में छानबीन की, तो उन्हें दाल में कुछ काला नजर आया। रेशमी की हरकतों से मन का संदेह बढ़ गया। फिर सरपंच को साथ लेकर थाने जा पहुंचा। सारी बात उन्होंने थाना प्रभारी को बताई, तो उन्होंने भी संदेह व्यक्त किया कि उनके भाई की मौत बिजली का करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है। थाना प्रभारी ने राजेश की पूरी बात सुनकर उनकी शिकायत दर्ज कराकर उन्हें पूरा विश्वास दिलाया कि वह जल्दी से रजनीश की मौत का रहस्य से पर्दा उठा देंगे। इस मामले में थाना प्रभारी के सामने समस्या यह थी कि मर चुके रजनीश का अंतिम संस्कार हो चुका था। कोई इस तरह का सबूत भी नहीं था कि उसी के आधार पर वह मामले की जांच करे। अब जो भी सबूत जुटाए जा सकते थे वो सिर्फ पूछताछ करके ही जुटाए जा सकते थे, इसलिए उन्हें लगा कि सबसे पहले मृतक रजनीश की पत्नी से, रेशमी से ही पूछताछ करनी चाहिए। थाना प्रभारी ने गांव जाकर रेशमी से रजनीश के मौत के बारे में पूछा, तो उनसे भी कहा कि उनकी मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी। उस दिन वह ट्यूबवेल की मोटर ठीक कराने गए। मोटर ठीक करते हुए उन्हें करंट लगा और हौदी में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।
वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने इस बात की सूचना पुलिस को क्यों नहीं दी? तुम्हें ऐसी क्या जल्दी थी कि बिना पोस्टमार्टम कराए हुए ही तुमने उसका अंतिम संस्कार करा दिया? थाना प्रभारी ने पूछा। सर, मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल उनका अंतिम संस्कार कराना ही है, इसलिए मैंने देर करना उचित नहीं समझा और उनका अंतिम संस्कार करा दिया। अच्छा, रजनीश की अस्थियां कहाँ हैं? थाना प्रभारी ने पूछा। उन्हें तो मैंने गंगा नदी में प्रवाहित कर दी है। मतलब तुमने सारे सबूत मिटा दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा? खैर, फिर भी मैं सच्चाई का पता लगा ही लूंगा, थाना प्रभारी ने कहा। इसके बाद उन्होंने कुछ अन्य लोगों से पूछताछ की। इस पूछताछ में उन्हें पता चला कि रजनीश के मरने के बाद से रेशमी ने न बच्चों की चिंता है और न उसकी मौत का जरा भी दुख है। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि 25-30 दिन पहले ही उसके पति की मौत हुई है। बहरहाल, उस दिन की पूछताछ में सरपंच ने ही नहीं, गांव के जिस किसी से भी उन्होंने पूछा, सभी ने यह आशंका व्यक्त की कि रजनीश की मौत करंट लगने से नहीं हुई, बल्कि उसकी हत्या की गई है और उसकी हत्या में कहीं न कहीं से रेशमी का हाथ जरूर है। इसी पूछताछ में थाना प्रभारी को गांव वालों से पता चला कि रेशमी के घर प्रमोद का तथा राजकिशोर का काफी आना जाना था। हत्या वाले शाम रजनीश को उन्हीं दोनों के साथ पास के गांव की ओर जाते देखा गया था। थाना प्रभारी थोड़ा और गहराई में गए तो पता चला कि रेशमी और प्रमोद के बीच कुछ चल रहा है। इसके तुरंत बाद उनके एक मुखबिर ने उन्हें बताया कि रेशमी को उसके प्रमोद के साथ शहर की ओर जाते देखा था। उसके हाथ में बैग थे, जिससे यह लगता है कि वे गांव छोड़कर कहीं जा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही पुलिस ने समय गंवाना उचित नहीं समझा और तुरंत जीप से पीछा करके रास्ते में ही प्रमोद और रेशमी को गिरफ्तार कर थाने ले आए। रजनीश के बड़े भाई राजेश के बयान पर प्रमोद, राजकिशोर और रेशमी को नामजद करके रजनीश की हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर पूछताछ शुरू की गई। अगले महीने पुलिस ने प्रमोद और रेशमी को सक्षम अदालत में पेश करके विस्तार से पूछताछ के लिए 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान प्रमोद की निशानदेही पर मृतक रजनीश का मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिया गया। रिमांड खत्म होने पर दोनों को एक बार फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मृतक रजनीश के भाई राजेश, सरपंच एवं गांव वालों तथा अभियुक्तों से की गई पूछताछ में रजनीश की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह रेशमी के पतन की कहानी थी। रजनीश और प्रमोद बचपन के दोस्त थे। उनका खेलना कूदना, खाना पीना बचपन से अब तक साथ रहा। जवान होने पर भी दोनों ज्यादातर ही साथ ही रहते थे। प्रमोद पड़ोसी गांव का था। सवेरा होते ही प्रमोद रजनीश के गांव आ जाता या फिर रजनीश उसके गांव पहुंच जाता। जवान होने पर दोनों की शादियां ही नहीं हो गईं, बल्कि वे एक एक बेटी के बाप भी बन गए। रजनीश बिजली मरम्मत का काम करता था, जबकि प्रमोद घूमते हुए आवारागर्दी किया करता था। बचपन से ही उसके काम करने की आदत नहीं थी। लगभग 10 साल पहले वह अपने एक रिश्तेदार के पास विदेश चला गया, जहां 5 साल रहा। वहां से लौटा तो उसके पास ढेर सारे रुपए थे। वह कार से रजनीश से मिलने उसके घर गया तो उसके लिए ढेर सारे महंगे उपहार लेकर आया। प्रमोद के ठाट बाट देखकर रजनीश की पत्नी रेशमी खूब प्रभावित हुई। उस दिन के बाद रजनीश का घर शराब का अड्डा बन गया। रोज महफिलें सजने लगीं। प्रमोद के साथ उसका दोस्त राजकिशोर भी आता था। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद रेशमी अभी जवान और खूबसूरत लगती थी। उसकी मांसल देह किसी को भी दीवाना बना सकती थी। प्रमोद पहले से ही उसका दीवाना था, इसलिए विदेश से लौटने पर रेशमी को खुश करने के लिए वह उसके लिए तरह तरह के महंगे उपहार खरीद कर लाने लगा। एक दिन जब रजनीश की गैर मौजूदगी में उसने रेशमी का हाथ पकड़कर कहा कि वह उससे प्यार करने लगा है और उसके लिए पागल हो गया है, तो रेशमी खुशी खुशी उसकी आगोश में समा गई। इसकी वजह यह थी कि वह भी तो प्रमोद और उसकी कमाई की दीवानी थी। प्रमोद और रेशमी के बीच अवैध संबंध बन गए। प्रमोद रेशमी पर दोनों हाथों से रुपए लुटा रहा था। वह उसके इस तरह के खर्चे करने से बहुत खुश थी। शायद इसी वजह से उसने प्रमोद के कहने पर उसके दोस्त राजकिशोर से भी संबंध बना लिए थे। अब रेशमी एक ही समय में अपने 2 प्रेमियों प्रमोद और राजकिशोर को खुश करने लगी थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मोहल्ले में उड़ते उड़ते यह खबर किसी दिन रजनीश के कानों तक पहुंच गई।
उसी बीच किसी दिन रजनीश ने रेशमी, प्रमोद और राजकिशोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय रेशमी और प्रमोद ने माफी मांगकर बात संभाली। रजनीश ने भी उन्हें माफ कर दिया, लेकिन वह चोरी छिपे मिलते रहे। रजनीश रेशमी को इस तरह चोरी छिपे मिलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने रुआंसी होकर कहा, देखो प्रमोद, इस तरह चोरी छिपे मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर इस बार हम पकड़े गए तो रजनीश माफ नहीं करेगा। तुम मुझसे संबंध बनाए रखना चाहते हो तो मुझे भगा के ले चलो या रजनीश का कोई इंतजाम कर दो। प्रमोद रेशमी की देह का इतना दीवाना था कि उससे बिछुड़ने की कल्पना से ही डरता था, इसलिए उसने रेशमी के साथ मिलकर रजनीश को ही रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। इस योजना में उसने राजकिशोर को भी शामिल कर लिया। शाम को प्रमोद ने रजनीश के साथ खाने पीने का कार्यक्रम बनाया। यह महफिल उन्होंने गांव से 9 किलोमीटर दूर खेतों में शराब पीने के दौरान प्रमोद और राजकिशोर ने बातों बातों में रजनीश को कुछ ज्यादा ही शराब पिला दी। जब रजनीश संतुलन खोने लगा तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश ट्यूबवेल की हौदी में फेंककर रेशमी को फोन कर दिया कि उन्होंने रजनीश की हत्या कर दी है। इसके बाद रेशमी ने घटनास्थल पर जाकर खुद देखा कि रजनीश सचमुच मर चुका है या वे झूठ बोल रहे हैं। रजनीश की लाश देखकर उसे विश्वास हो गया कि वह गांव लौट आई है। रजनीश की हत्या के समय वह इतना बेचैन थी कि मात्र 1 घंटे में रेशमी ने कई बार प्रमोद को फोन करके पूछा कि काम हो गया या नहीं। यह बात पुलिस को तब पता चली जब उन्होंने रेशमी और प्रमोद के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाई। प्रमोद और रेशमी को जेल भेजकर पुलिस ने इस हत्याकांड के तीसरे अभियुक्त राजकिशोर की तलाश शुरू कर दी, तो उन्होंने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भी उसने भी स्वीकार कर लिया कि रजनीश की हत्या में प्रमोद के साथ वह भी शामिल था। पूछताछ के बाद पुलिस ने राजकिशोर की भी अदालत में पेश किया, जहां से उसे भी जेल भेज दिया गया। रजनीश की मौत के बाद उसके बच्चे अकेले रह गए थे। अब बच्चे अपने चाचा राजेश के साथ रह रहे हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।